Hello everyone, I'm Dhruvi here and I'm in first year of medical college, and today I'll be telling you 10 biggest mistakes that every NEET aspirant do. Even I have did it. So I plead you not to please repeat these mistakes. अभी जुलाई का मंथ चल रहा है. You still have 8 to 10 months to prepare yourself at your bestest. तो प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखना एंड यू विल गेट टू नो कि तुम भी इसमें से ऑलमोस्ट सारे मिस्टेक्स करते ही होंगे एंड हाउ टू इरेज योर मिस्टेक्स और तुम कैसे मिस्टेक को करना बंद कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हर एक नीट एस्पिरेंट करता है इज नंबर ऑफ रिसोर्सेज. मैं तुम्हें कुछ फोटोज या वीडियोज अभी शेयर करती हूँ, उसको तुम ध्यान से देखो, ठीक है. देख लिया. एट द एंड ऑफ 12th मेरे पास इतने सारे बुक्स थे, मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था कि इतने सारे रिसोर्स को लेना भी है या नहीं लेना है. बट तुम ही देखो, एट द एंड ऑफ आई गेस कुछ 50 के आसपास मेरे बुक्स उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने काउंट नहीं किए. बट जितना मुझे ये वीडियोस और फोटोज को देखकर लगता है 50 तो होंगे ही होंगे. क्या ही उखाड़ लिया इतने सारे बुक्स का. क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिली? हम लोग नीट क्यों देते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले? वो तो मिल पाई ही नहीं, मिलने से रही, वॉट एवर जो भी मतलब था. बट ये एक मिस्टेक तो मैंने भी की कि गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल पाई, ठीक है. तो क्या ही काम है इतनी सारी बुक्स को लेना. तो मैं एक ही चीज रिकमेंड करती हूँ, इतने सारे रिसोर्सेज मत लो, प्लीज मत लो. तुम 10 रिसोर्स को लेंगे ना तो सिर्फ तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए ही होगा कि मैंने ये पब्लिशन की, ये बुक सॉल्व कर दी, केमिस्ट्री के लिए ये कर दिया, फिजिक्स के लिए ये कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ से क्वेश्चन कर लिए. बट एट द एंड ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा. तुम कोई भी एक रिसोर्स को लो, उसको तुम 3 से 4 बार करो, वो जितना बेनिफिशियल होगा ना उससे ज्यादा कुछ नहीं है. क्योंकि अगर कोई एक क्वेश्चन को तुमने 3 से 4 बार सॉल्व किया होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने ये क्वेश्चन ये मेथड से भी होता है, इसका ये शॉर्टकट भी है, ये इसमें और फॉर्मूलाज भी ऐड होते हैं. तुम क्वेश्चंस को इंटरकनेक्ट करना सीख जाओगे. और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कितनी सारी बार ऐसा होगा कि कितने चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है कि अगर एसएचएम वाला तुमने सॉल्व किया और शायद उसके ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले, मुझे इतना याद नहीं है बिकॉज आई एम नाउ इन मेडिकल कॉलेज, तो मैं थोड़ा भूल गई हूँ. बट फ्रॉम माई 2 years ऑफ नीट जर्नी मैंने इतना तो नोटिस कर लिया है कि तुम क्वेश्चन को इंटरकनेक्ट करना सीख ही जाओगे अगर तुम कोई एक रिसोर्स फॉलो करते हो तो ही. तुम 10 बुक्स लोगे तो तुम्हारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा. अगर तुम एक रिसोर्स को 3 से 4 बार सॉल्व करोगे तो तुम्हारा नॉलेज बहुत बढ़ेगा. मार्केट में 1000 रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो तुम क्या 1000 रिसोर्स को खरीदोगे और सबके सबको सॉल्व करोगे? मैंने इतने सारे जो बुक्स खरीदे हैं, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि ऑलमोस्ट हर एक बुक में क्वेश्चन सेम ही होते हैं. थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, थोड़े डिजिट वैल्यूज अलग कर देते हैं और थोड़ा बहुत सिनेरियो चेंज कर देते हैं, बाकी सब सेम होता है, सब सेम होता है. तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू यूज सो मेनी रिसोर्सेज. टिक टू योर 2 रिसोर्सेज, एक एनसीईआरटी और एक तुम्हारी मॉड्यूल्स या वॉट एवर, उसको फॉलो करो. और एक कोई भी पीवाईक्यू वाली बुक को रखो. पीवाईक्यूज तो करनी है तो उसमें तो कोई है ही नहीं. तो ये 2 बुक को प्लीज 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 आई एम बेगिंग यू, डोंट चेंज योर रिसोर्सेज. टिक टू योर दिस रिसोर्सेज थ्रू आउट योर नीट जर्नी, 11th and 12th as well. Okay. Another most important mistake, that is the second most important mistake that everyone does, is directly googling your questions. तुमने ब्रेनली पर स्कैन कर दिया, कोरा पर सर्च कर दिया, गूगल पर डाल दिया है, whatever. तुमसे अगर क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं होता तो तुम उसको एक बार ट्राई करो. फिर से नहीं हो रहा, नो वरीज, गिव योर अनदर अटेम्प्ट. फिर से नहीं हो रहा, इट्स ओके, गिव योर अनदर शॉट. बट तुम डायरेक्टली तुमने एक बार क्वेश्चन देखा, तुम्हारा कुछ सॉल्व नहीं हुआ, तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा और तुमने डायरेक्ट गूगल कर दिया. ऐसा मत करो. तुमसे जब तक नहीं हो रहा तुम तब तक ट्राई तो करो. एटलीस्ट 3 से 4 बार तुम ट्राई करो कि कोई भी क्वेश्चन को तुम देखो, समझो और उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाओ. तुमसे हो ही जाएगा. तुम्हें सारे फॉर्मूलाज पता है, सारे कंसेप्ट पता है, सारी थ्योरीज पता है, तो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्वेश्चन सॉल्व होगा ही. अगर तुमसे आधा अधूरा भी क्वेश्चन होता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं. पर उसके बाद जब तुम गूगल करोगे और तुमने जितना आधा सॉल्व किया था सेम टू सेम अगर वैसा ही आधा तुम्हें गूगल पर मिला ना, आई स्वेयर तुम्हें थोड़ा गिल्ट फील होगा कि यार
काश मैंने थोड़ा रेजिस्ट कर लिया होता ना, तो मुझसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता। एंड अगर तुमने वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होता, उसके बाद गूगल किया कि रीचेक करने के लिए, अगर कंफर्म करने के लिए, दैट विल डेफिनेटली गिव यू अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि गूगल से ज़्यादा मुझे आता है। सीरियसली तुम्हें ऐसा होगा। प्लीज़ तुम गूगल मत करो। उस वक्त तुम्हें उस मोमेंट पर ऐसा होगा कि पूरा नीट खत्म कर डालना है, सारे सिलेबस पढ़ डालना है, सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे के क्वेश्चन सॉल्व कर दें। आई स्वेयर लिटरली ये फीलिंग आती है। तो प्लीज़ हाँ, एक इसमें प्रिकॉशन है कि सारा पढ़ के बैठना, सारे थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, एक्सेप्शंस, जो कुछ भी हो, सब पढ़ के बैठना। अगर तुम आधा अधूरा पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें गूगल का सॉल्यूशन भी समझ नहीं आएगा। इसलिए पूरा पढ़ के बैठना। सब पढ़ा है तो आएगा है, क्यों नहीं आएगा? और अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, 3 से 4 बार ट्राई करो तो हो ही जाएगा, ठीक है? डायरेक्टली गूगल मत करो। दिस इज द मोस्ट बिगेस्ट रेड अलर्ट। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है ये गूगल वाली है, तो ये भी मत करना, ठीक है? द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक नाउ इज की हैविंग डाउट्स। मेरे जितने भी फैकल्टीज थे ना, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और शायद दूसरी केमिस्ट्री फैकल्टी, दूसरे फिजिक्स के फैकल्टी, ऑलमोस्ट सारे मुझे जानते थे क्योंकि मैंने सबसे मेरे डाउट्स क्लियर करवा दिए थे। बिकॉज इट्स की प्लीज नेवर हेजिटेट इन आस्किंग डाउट्स। मैं तो कभी हेजिटेट नहीं हुई। ऑलमोस्ट उनको पता ही था कि ये इसको डाउट तो होगा ही। कितनी बार वो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को भी देखकर पहचान जाते थे कि इसे नहीं समझ आ रहा, तो मुझे क्लास के सामने पूछ देते थे कि नहीं आया तो आई विल रिपीट फॉर यू। तो प्लीज़ तुम डाउट्स को मत रखो। मेरे फ्रेंड्स को बहुत शर्म आती थी, वो लोग मुझे पूछते थे कि तू ये क्लियर करवा दे या तू सर को बोल। अरे मुझे क्या बोल रहे हो भाई, मैं तो खुद लर्न कर रही हूँ। कितने सारे कंसेप्ट ऐसे हो जो मेरे अभी मैं खुद ट्राई कर रही हूँ सीखना, तो मेरे उतने अच्छे क्लियर ना हो या मैं उतना डेप्थ में ना सिखा सकूँ। तुम सर को पूछो जो इतने सालों से पढ़ाते हो, इतना सारा एक्सपीरियंस है उनको, इतना सारा एक्सपोजर होता है ये सारे स्टडीज़ का, तो तुम उनसे पूछो, तुम मुझे क्या पूछ रहे हो? तो वो लोग बहुत शर्माते थे। तो अगर तुम डाउट्स नहीं पूछोगे तो तुम्हारे आंसर्स नहीं बनेंगे, आंसर्स नहीं बनेंगे तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। कैसे चलेगा? ऐसे थोड़ी नीट पास होता है। खुद के लिए तो तुम एटलीस्ट मेहनत करो। तुम्हें थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटानी है, थोड़ी, कि तुम सिर्फ अगर क्लास में सबके सामने तुम ना पूछ सको तो कोई बात नहीं, ब्रेक में या थोड़ा एक्स्ट्रा रुक कर सर से क्लियर करवा दो। मैंने तो कई सारी बार ऐसा किया है। तो तुम्हें थोड़ा तो एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। इतना इंट्रोवर्ट बनेगा तो कैसे चलेगा? खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है। तो प्लीज़ गिव योरसेल्फ अ ट्राई एंड जितना हो सके उतना जल्दी सारे डाउट्स को निपटा दो। बिकॉज डाउट्स आर रियली रियली डेंजरस। प्लीज़ डो नॉट हैव डाउट्स एंड उसको क्लियर कर दो। जितना जल्दी हो सके उतना क्लियर कर दो। क्लास के सामने मत करो, क्लास के बाद करो, पहले करो, कभी भी करो। जितना जल्दी हो सके उतना डाउट्स को क्लियर कर दो। प्लीज़ नेवर हेजिटेट इन हैविंग डाउट्स, इन क्लियरिंग डाउट्स आई मीन। प्लीज़ नेवर डू। नाउ फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर टाइम टेबल। अगर तुम 11th में हो तो तुम 1-2 महीना थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लो कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, कब खाना खाना है, कब सोना है, वॉट एवर, कि तुम्हारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर 1 और 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ्स, उसके बाद एक तुम प्रॉपर शेड्यूल बनाओ अपना कि तुम्हें क्या करना है। बिकॉज आई कांट मेक यू एन आइडियल टाइम टेबल फॉर यू। बिकॉज मुझे नहीं पता कि तुम कब सुबह उठते हो, कब खाना खाते हो, कब सोते हो, कब तुम्हारा कोचिंग का टाइम होता है, तुम्हें कौन सा टाइम पढ़ने को अच्छा लगता है, सुबह पढ़ना है या रात को पढ़ना है, वो तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। कोई तुम्हें कुछ भी इसमें हेल्प नहीं कर सकता। तुम कितने भी प्रॉपर टाइम टेबल के वीडियोस देख लो, कुछ भी कर लो, ये तुम कभी फॉलो नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस तुमने खुद तुम्हारी लाइफ को फिगर आउट नहीं किया होगा, तब तक ये पॉसिबल होगा ही नहीं। तो तुम्हें खुद से एक प्रॉपर टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा। बिकॉज मैंने तो बनाया था एंड आई हैव स्ट्रिक्टली फॉलोड इट, राइट? मेरे कितने सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो मुझे क्या बोलते थे कि टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, टाइम टेबल तुम कितने भी बनाओ वो कभी फॉलो ही नहीं होते और वो सिर्फ एक पेपर पर लिखे रह जाते हैं एंड ऑल स्टफ। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर तुम्हारा ये गोल है, ठीक है, तो तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि तुम चल कहाँ रहे हो। तुम्हें ट्रैक तो पता चलना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें या तो ऐसे जाना पड़ेगा या तो ऐसे जाना पड़ेगा। तुम कहीं से भी जा रहे हो, ये कैसे चलेगा? तुम्हें इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि कैसे जाना है, तुम कैसे उसको क्रैक करने वाले हो, बस एवरी रैंडम पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होता। तुम्हें प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ता है, तभी जाकर तुम कुछ भी कर पाओगे। फाइन। तो अगर तुम्हारा कभी भी हो कि टाइम टेबल बनाया, मुझे मन नहीं, क्योंकि टाइम टेबल में तुम स्ट्रिक्ट हो जाते हो, फिर तुम्हें मन नहीं करता हुआ कि ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना। ऐसे मन का क्या, कि मन नहीं कर रहा तो नहीं पढ़ना।
2 साल ही है, उसके बाद तुम्हें 3 से 4 महीने का बहुत लंबा वेकेशन मिलने वाला है। मन को कराओ, अगर मन नहीं करता तो भी कराओ, कुछ भी करो, पढ़ो, किसी की मत सुनो। बस खुद का एक प्रॉपर मस्त वाला टाइम टेबल बनाओ कि तुम्हें कैसे क्या करना है, कब तुम्हारा जो भी कुछ काम हो वो कब खेलने जाना है। थोड़ा खेलने भी जाना पड़ेगा, बिकॉज तुम इतना सारा पढ़ोगे तो ऑब्वियस है कि बर्नआउट हो ही जाएगा एंड तुम फिर एक लेवल पर पढ़ना ही छोड़ दोगे। तो थोड़ा पढ़ो, थोड़ा खेलो, मस्त थोड़ा कभी कभी बाहर भी चले जाओ घूमने, सब करना है। बट ये कब होगा, जब तुम एक अच्छा वाला टाइम टेबल हो, क्योंकि तुम ऐसे टॉपर नहीं बन पाओगे। टॉपर कोई कब होता है, जब कोई डिसिप्लिन में हो। अगर तुम अच्छे से डिसिप्लिन हो, तुम टॉपर बन गए, अभी से बन गए। अगर तुमने 20-21 दिन अच्छे से वो शेड्यूल को फॉलो करा, तुम टॉपर बन जाओगे। बहुत, आई कैन टेल यू, डेफिनेटली तुम बन जाओगे, कोई उसमें डाउट नहीं है। तो एक अच्छा वाला टाइम टेबल बनाओ, किसी की मत सुनो, और यू आर गुड टू गो। नाउ द फिफ्थ मिस्टेक इज कि नॉट फॉलोइंग योर एनसीईआरटी एंड जस्ट गोइंग थ्रू योर मॉड्यूल्स। मुझे पता नहीं मैंने मेरी ओल्डेस्ट वीडियोस में कितनी बार बोल दिया होगा कि प्लीज एनसीईआरटी पर फोकस करो, एनसीईआरटी पर फोकस करो, बिकॉज नीट की जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस होता है, तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल्स के बेस पर नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हारे कोचिंग के टेस्ट पेपर्स में, मॉक पेपर्स में तुम्हारे आंसर्स और मार्क्स लाने के लिए ही होता है। तो नीट वाले क्या एग्जाम के वक्त ऐसा बोलेंगे कि तुम्हारे कोचिंग के मॉक पेपर्स में कितने मार्क्स थे, अगर उसमें ज़्यादा तो उसके बेस पर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा लगता है, ऐसा होता है, कभी भी नहीं होता ना ऐसा। तो तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो या कोचिंग के मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो? तुम्हारा गोल नीट का है, थोड़ा दूर का सोचो कि नीट के लिए एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, तो तुम एनसीईआरटी को फॉलो करो। तुम्हारा और ज़्यादातर दिक्कत बायो में ही होगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बायो में भी थोड़ी थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस वो लोग अपने मॉड्यूल्स में तो पूछते हैं। वो मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ऐसा क्यों कोचिंग वाले करते हैं, बट ठीक है, होगा अब कुछ भी। तो तुम कोई भी बायो के लिए एक ऐसा रिसोर्स रख लो कि जो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो, पूरा, कि एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर का, हर एक लाइन का, हर एक वर्ड, फिगर, डायग्राम उसमें सारा इंक्लूडेड हो। ऐसा बायो के लिए एक भी रिसोर्स, एक ऐसा रिसोर्स फॉलो करो तो तुम्हारा हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तुम अपने मॉड्यूल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो हमारे कोचिंग में जो भी मॉक पेपर्स होंगे उसमें भी करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें मोस्टली फॉर्मूलाज बेस्ड ही होता है। तो ज़्यादातर दिक्कत फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो नहीं होगी, बायोलॉजी में थोड़ी होगी, क्योंकि थोड़ा वो लोग अपना मॉड्यूल्स का पूछ लेते हैं इसलिए। बाकी मैं कह रही हूँ, प्लीज़ मॉड्यूल्स को फॉलो मत करो। जितना इस पर मैं एम्फोसाइज करूँ उतना कम है। तुम किसी को भी पूछ लो, मुझसे क्या, अगर मुझ पर डाउट है किसी और को भी पूछ लो कि क्या करें, मॉड्यूल्स पढ़े कि एनसीईआरटी पढ़े। सिर्फ प्रॉब्लम ये एक ही होगी, तुम्हारे बायो में मार्क्स कम आएंगे, शायद घर पे तुम्हें कुछ बोल सकते हैं कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो प्लीज़ उनको एक बार समझाओ कि ऐसा ऐसा सीन है, तुम्हें नीट के लिए पढ़ना है, कोचिंग के लिए नहीं पढ़ना है। मॉड्यूल्स को प्लीज़ साइड पर रख दो। मैं तो कह रही हूँ बायो के मॉड्यूल्स तो मत ही पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिया होता है कई बार मतलब मॉड्यूल्स में। तुम्हारे पता नहीं, बट मेरे टाइम पर तो था थोड़ा, क्योंकि नीट के लेवल पर तुम्हें इतना एमबीबीएस वाला नॉलेज ये लेवल पर ज़रूरी नहीं होता। तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हारा काम उससे हो ही जाएगा। तो इसलिए जितनी बार मैं बोलूँ उतनी बार कम है, एनसीईआरटी ही पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी ही पढ़ो। दूसरे कोई भी मॉड्यूल्स पर जंप कभी मत करना, स्पेशली बायो के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ नो, अ बिग नो। नाउ द सिक्स्थ मिस्टेक इज कि तुम नॉट गिविंग मॉक पेपर्स। तुम डर के मारे मॉक पेपर्स नहीं देती, जैसे कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, कोर्स बाकी है, बैकलॉग है, एनीथिंग, और तुम मॉक पेपर्स नहीं देते। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मॉक पेपर्स दो, क्योंकि मॉक पेपर्स की इतने सारे प्रोज है कि मैं गिना नहीं सकती, कौन से है ही नहीं, प्रोज ही प्रोज है। तुम जितने मॉक पेपर्स दोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसके बहुत से बेनिफिट्स है। लाइक तुम टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है टाइम मैनेज करना। तुम्हें कितना भी सिलेबस क्यों ना आता हो, तुमने 50 भी बार क्यों ना सब पढ़ लिया हो, बट अगर तुम्हें टाइम मैनेज करना नहीं आता कि कितने टाइम में कौन सा सेक्शन तुम्हें कंप्लीट करना ही करना है, अगर तुम अटक गए तो उसको छोड़ दो। उसकी कोई एक दो क्वेश्चन के लिए तुम्हारे दूसरे जितने भी सेक्शन या क्वेश्चन बाकी है उन सबको दाव पर नहीं लगा सकते। तुम्हें ये आना चाहिए, और ये तुम्हें कब आएगा, जब तुम मॉक पेपर्स दोगे। अगर तुमने कोचिंग में ही मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की या घर पे ही नहीं की, तो तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि कैसा है। देन नेक्स्ट इज कि तुम्हें अपने वीक टॉपिक्स पता चलेंगे कि तुम्हें इस पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि तुम उसको स्ट्रॉन्ग कर सको। और ये कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं, तुम्हें तुम ये भी सोचो कि ये तो लेस इंपॉर्टेंट है, पर अगर तुम 2-3 मॉक पेपर
पेपर्स ट्राई करो वो एक चैप्टर के या एक सिलेबस के वॉटेवर, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मतलब इम्पोर्टेंट तो सब होता है, बट कोई एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत फेवरेट होता है एनएमसी वालों का, वो हमेशा पूछते हैं, तो इसलिए तुम्हें वो पता चलेगा। देन थर्ड इसकी, तुम सिली मिस्टेक्स करना बंद करोगे, तुम्हें वो रियलाइज होगा कि तुम कौन सी बहुत माइनर मिस्टेक्स करते हो। मोस्ट मेजर है ओएमआर की फीलिंग, बहुत बहुत सिली है ये तो, इससे ज़्यादा से और कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती, कि इतनी बुरी है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक बार मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, बट फिर मुझे एक पॉइंट पर जब मैं ओएमआर फिल कर रही थी तब मुझे पता चला कि मैंने ओएमआर में गलती कर दी है। और मुझे इतना रोना आया था उस वक्त कि मतलब मैंने ऐसा कंट्रोल किया है ना कि मैं भीख मांग रही थी वो एग्जामिनर के सामने, मुझे ओएमआर दे दो, मेरे से ये गलती हो गई, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। कितना प्लीड किया, उसके बाद 5 मिनट खा गए वो लोग मेरे, उसके बाद मुझे ओएमआर दी। जनरली वो नहीं देते, बट मैं इतनी रोने जैसी हो गई थी तो उनसे देखा नहीं गया शायद, वो मेरे पर दया खाई और उन्होंने मुझे दे दिया। नीट में ऐसा नहीं होता, नीट में तुम्हें जो ओएमआर दिए तुम्हें उसमें ही खत्म करना पड़ेगा, अगर उसमें ओएमआर की गलती कर दी तो तुम गए। तो तुम सिली मिस्टेक्स को जानोगे, और जब तुम करोगे तभी तुम उसको मतलब इरेज कर पाओगे, तभी तुम सीखोगे कि ये मिस्टेक करी तो अब ये नहीं करनी है। ये कब होगा? जब तुम मॉक पेपर दोगी, तुम दोगे ही नहीं तो तुम करोगे नहीं, मिस्टेक करोगे नहीं तो तुम कुछ सीखोगे नहीं, और डायरेक्ट करोगे नीट के पेपर में, और फिर तुम्हें लेना पड़ेगा 1 साल का ड्रॉप। इसलिए मैं कहती हूँ कि इफ़ नॉट टिल येट देन प्लीज स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अभी अगर तुम्हें ऐसा हो कि ये कुछ भी रीजन हो कि बैकलॉग है, रिवीजन नहीं हुआ, सिलेबस इनकम्प्लीट है, कुछ भी रीजन हो और तुम मॉक पेपर ना देते हो, तो अभी से देना चालू कर दो, बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत है। जब तुम नीट खत्म करके आओगे ना, उसके बाद तुम्हें ये रियलाइज होगा कि अच्छा हुआ एक किसी ने मुझे बोला था मॉक पेपर सॉल्व करने के लिए। प्लीज मॉक पेपर सॉल्व करो। Okay, now seventh mistake is the social media and relationship, like Instagram, Snapchat, Facebook. Please इन सब में मत पड़ो। I have been personally through all of these 4 mistakes, all of these 4, literally 4, सारे चारों के चार। प्लीज इन सब में मत पड़ो, ये इतना फालतू है और ये तुम्हारा इतना टाइम खाएगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम इतनी डिसिप्लिन, तुम इतनी सिंसियर बच्चे थे और तुम ऐसे सारे चक्करों में पड़ गए, तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। एंड देन जब पता है प्रेशर कब आएगा? जब तुम लास्ट नीट के 2-3 महीने जब बाकी होंगे ना नीट के एग्जाम के, तब तुम्हें सारा रियलाइज होगा कि भाई मेरा कितना सिलेबस बाकी है, कुछ याद नहीं है। और उस वक्त तुम इतना पैनिक कर जाओगे कि थोड़ी बहुत जो चीजें तुम्हें याद होगी या थोड़ा बहुत जो तुमने सिंसियरिटी से पढ़ा होगा तुम वो भी भूल जाओगे। ऐसा होता है और हुआ है, सबके साथ होता है, मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है। ये चारों चीजें मैंने कर चुकी है एंड आई हैव बीन पास थ्रू ऑल ऑफ दिस, एंड आई एम टेलिंग यू कि प्लीज ऐसा तुम मत करो, क्योंकि ये एज ही ऐसी है कि सब इसमें पड़ जाते हैं एंड देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट आउट फ्रॉम दिस। तो प्लीज इन सब में मत पड़ो। और तुमने अगर एक बार इंस्टाग्राम की रील इंस्टा को खोला कि बस मैं 1-2 मिनट देखूंगी, और तुमने एक बार रील चालू कर दी ना, इट्स एंडलेस, वो तुम्हें खत्म ही नहीं होगी। तुमने टाइमर भी रखा होगा तो अभी तुम वो स्नूज या डिले क्या आता है, नॉट नाउ कुछ तो वो ऑप्शन आता है, तुम वही करते रहोगे। तुम ऊपर टाइम भी देखते हो कि 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, आधा घंटा हो, बट तुम रेसिस्ट ही नहीं कर पाओगे खुद को कि अभी इंस्टा बंद हो गया, अभी बंद करना है प्लीज, क्योंकि ये ह्यूमनली है, ये मिस्टेक्स होती है, सबसे होती है, तुमसे भी होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितना हो सके उतना इस सबको कम कर दो, और रिलेशनशिप में तो पढ़ना ही मत, ये बहुत ही बकवास है। प्लीज नो, आई एम टेलिंग यू लिटरली नो। 2 साल जाने दो, उसके बाद जो करना है सब करना, जितना इंस्टा देखना है, स्नैप भेजो, ये करो वो करो, सब करो। 2 साल के बाद बस नीट खत्म हो जाए, उसके बाद जो करना है यू आर अलाउड टू डू फ्रीली। तुम सिर्फ 5 चीजें करो: उठो, खाना खाओ, पढ़ो, सो जाओ, खेलने जाओ। 5 चीजें ही करो, उसके अलावा कोई छठी चीज आनी ही नहीं चाहिए। थोड़ा होगा कुछ भी, अगर तुम्हें लगे कि तुम फंसने जा रहे हो तो बाहर आ जाना, जल्दी से जल्दी बाहर आ जाना, तुम्हारी भलाई के लिए है। प्लीज तुम इन सब चक्कर में मत पड़ना। अगर तुम थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहोगे तो तुम रियली यू आर गोइंग टू क्रैक द नीट। बस थोड़ा डिसिप्लिन एंड यू आर अबाउट टू गो। 8th मेजर मिस्टेक इज नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोरी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तुम अगर सिर्फ थियोरी पढ़ते रह जाओगे तो तुमसे
फिजिक्स केमिस्ट्री के तो छोड़ो, बायो के नॉर्मल क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होगे अगर तुम सिर्फ थियोरी पढ़ते रहोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होगा कि तुम कई बार थियोरी मिस कर सकते हो, तुम थियोरी भूल सकते हो, बट अगर वो थियोरी को तुमने क्वेश्चन में अप्लाई किया होगा तो तुम्हें बैक ऑफ द माइंड वो कहीं ना कहीं तो हमेशा याद रहेगा ही। अगर तुमने क्वेश्चन में से कोई, अगर तुमने थियोरी पढ़ी और क्वेश्चन किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, गुड, अच्छी बात है। बट अगर तुमने वो थियोरी नहीं पढ़ी होगी बट तुमने वो क्वेश्चन किया और उसके बाद तुम उसमें से सीखे कि अच्छा हाँ ये ऐसा होता है, वो तुम कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस की यही ज्यादा मतलब खासियत है कि तुम क्वेश्चन करोगे और उसमें से तुम्हें नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसलिए सिर्फ तुम थियोरी को लेकर बैठ जाओगे कि हो जाएगा क्वेश्चन, थियोरी पढ़ेगी तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। थियोरी पढ़ के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही, रोज करना है। तुम्हें 1 घंटा रोज फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के क्वेश्चंस करने ही है, कुछ भी हो जाए। थियोरी पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन करो। मेरे टाइम पर क्या हुआ था कि मैं थोड़ा पैनिक कर गई थी एट द एंड मोमेंट, तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मैंने वो फॉर्मूला शीट बनाई थी, तो मैं वही रीड करके और थियोरीज भी लिखी थी जो इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने क्वेश्चंस में ही सीखी थी, तो वो भी मैंने लिखी थी। बट बायो में ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ पढ़ती गई और मुझे लगा कि हो जाएगा अभी, और एक्चुअली टाइम भी नहीं था कि मैं सबके क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो मैंने बायो को थोड़ा साइड पर कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया। तो बायो का इसलिए सेक्शन मेरा थोड़ा नीट के टाइम पर थोड़ा अच्छा नहीं गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत अच्छा गया, बट बायो का थोड़ा लैग कर गई मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। इसलिए आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करो। थियोरी को अगर थोड़ा कम हो भी जाएगा तो थियोरी इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ओके। नाउ द सेकेंड लास्ट मिस्टेक, दैट इज 9th मिस्टेक, इज नॉट मेकिंग अ मिस्टेक बुक। तुम पेपर देने गए, बट पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सी वो तो है, बट पेपर देकर तुम घर पर आए और तुमने वो पेपर एनालाइज ही नहीं किया, तो तुमने पेपर ना दिया बराबर ही है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने कौन सी मिस्टेक की, कौन सी मिस्टेक नहीं की। तो पेपर देना इंपॉर्टेंट है, बट पेपर को एनालाइज करना उससे भी डबल इंपॉर्टेंट है। तुम पेपर देने जाओ, फिर घर पे आओ, थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद पेपर को एनालाइज करो कि तुमने क्या क्या गलती करी, क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने क्या मिस्टेक करी तो तुम उस पर कैसे एक्शन ले पाओगे कि नेक्स्ट पेपर में ये मिस्टेक ना हो पाए। अगर तुम 11th में हो तो आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज तुम अभी से मिस्टेक बुक बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये तुम्हें एट द एंड में इतनी हेल्प करने वाला है कि तुम पूछो मत। बहुत ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम ना जब नीट का मतलब मॉक पेपर देकर आते हैं कोचिंग का, तो हमें घर पर आकर एकदम रिलैक्स फील करते हैं कि जैसे नीट का पेपर ना खत्म करके आए हो, एकदम बहुत बड़े झंडे गाड़ के आए हो, ऐसी फीलिंग आती है। बट ठीक है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, खा लो, सो जाओ, संडे को ही होता है मोस्टली पेपर सबके, तो तुम टेस्ट पेपर देकर आओ और थोड़ा सो जाओ, रिलैक्स करो। उसके बाद शाम को 4-5 बजे के आसपास तुम वो पेपर लो और सारा कुछ रिवाइज करो कि तुमने कैसी मिस्टेक्स करी, क्या सही है क्या गलत है, वट एवर, और तुम उसको मिस्टेक बुक में लिख दो। और जब नेक्स्ट पेपर देने जाओ तो उसको सारे को पढ़कर जाना, तो तुमसे वो मिस्टेक्स हो ही नहीं पाएगी। और तुम एट द एंड जब नीट आए उस वक्त तुमने अगर ये पूरा डिसिप्लिन से फॉलो किया होगा, तो तुम्हारे नीट में कोई भी सिली मिस्टेक करने के चांसेस रियली जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो। मैं लिस्ट भी नहीं कह रही हूँ, एकदम जीरो, क्योंकि तुमने 2 सालों में इतनी ज्यादा सिली मिस्टेक्स और इतनी सारी एकदम कह रही हूँ ना माइनर मिस्टेक्स कर चुके होंगे ना, कि नीट में तुम्हारे कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे कि तुम अभी और कोई भी मिस्टेक नई लेकर आओ। इसलिए आई एम टेलिंग यू, पेपर सॉल्व करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट उसको एनालाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज पेपर को घर पे आके एनालाइज तो करना ही है, और एक मिस्टेक बुक बनाओ जिसमें तुम सारा लिखो, और नेक्स्ट पेपर पर वो तुम पढ़कर जाना कि तुमने लास्ट में ये गलती करी थी, अब ये पेपर में ये गलती नहीं करनी है, ओके। The 10th mistake is कि गेस वर्क। सी नीट इज नॉट अ गेस वर्क, कोई तुक्का मारने की जगह नहीं है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुमने ABCD करके कुछ भी करके तुक्का लगा दिया और तुम्हारा हो जाएगा। प्लीज ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज तो क्या घटेंगे, और वो भी नेगेटिव में जाएंगे। इंक्रीज का तो छोड़ ही दो, नेगेटिव में तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि जीरो इज ऑलवेज बेटर देन नेगेटिव, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया ना तो वो बहुत अच्छा, अगर नहीं आता तो छोड़ दो यार, क्योंकि अगर तुमने अटेम्प्ट किया तो -1 तो होगा, कहने के लिए -1 है, बट एक्चुअली में तुम्हारे -5 होता है। एक तो तुमने गलत किया इसलिए -1, और वो उसका आंसर सही नहीं था इसलिए 4 मार्क उसके चले जाएंगे, तो -5 मार्क्स होता है एक्चुअल में, -1 नहीं होता वो कहने के लिए है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज
तुम गैस वर्क मत लगाओ, अगर तुमसे नहीं होता तो तुम उसको छोड़ दो। जीरो इज ऑलवेज बेटर देन नेगेटिव। तो कुछ भी का तुक्का उक्का लगा दिया और तुमने सॉल्व कर दिया। हाँ, अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिकल तुक्का लगाते हो, मतलब साइंटिफिक तुक्का जिसको कहते हैं, कि तुमने दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट करके निकाल दे कि ये तो नहीं ही हो सकते, और उसके बाद तुम्हें जो दो ऑप्शंस बाकी रहते हैं उसमें से तुम्हें लगता है कि नहीं, ये वाला तो फिर भी कम ही होता, ऐसे करके शायद अगर तुम थोड़ा भी करते हो तो ठीक है, ये एलिमिनेशन वाला अच्छा है। बट चारों कोई आइडिया ही नहीं है तुम्हें, ना क्वेश्चन का आइडिया है, ना आंसर का आइडिया है, ना कुछ भी है, तो प्लीज ऐसे टाइम पर तुम तुक्का मत लगाओ। ठीक है, नहीं आता छोड़ दो, बाकी कुछ भी टिक मत करो। उल्टा -5 हो जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है। नो गैस वर्क्स आर अलाउड, ओके, रियली टोटली नो गैस वर्क्स प्लीज। नाउ एक और मैं फ्री टिप तुम्हें देना चाहती हूँ कि प्लीज डोंट इग्नोर द कंपटीशन। मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं रियलिटी को तुम्हारे सामने रख रही हूँ कि आई वॉज 2024 नीट एस्पिरेंट, और मेरे वक्त कुछ 24 लाख नीट एस्पिरेंट थी, जिसमें से सिर्फ 13 या 14 लाख वाले ही 14 लाख स्टूडेंट ही पास हुए थे। तो कैन यू इमेजिन द रेशियो, द डिफरेंस, कि कितने एस्पिरेंट थे, हम कितने पास हुए। और 2025 में तो आई गेस 26 लाख एस्पिरेंट थे। तो मतलब उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कितने आते हैं कितने जाते हैं। फर्क तुम्हें पड़ना चाहिए खुद से और ड्रॉपर्स से। ड्रॉपर्स का कमबैक इतना ज़्यादा मतलब अल्टीमेट होता है, क्योंकि उनके ऑलरेडी लास्ट साल कुछ 500 550 मार्क्स तो आ ही चुके होते हैं, उन्हें बस 100 मार्क्स ही ज़्यादा स्कोर करने हैं। तुम्हारे अगर 400 मार्क आए तो तुम्हें नहीं नहीं तो 200 250 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने हैं, कि तुम्हारा अच्छी कॉलेज में, तुम्हारी स्टेट वाली कॉलेज में एडमिशन हो जाए इसकी वजह से। तो प्लीज़ तुम डरो मत कंपटीशन से, बस तुम थोड़े डिसिप्लिन हो जाओ कि तुम जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, रेस्ट ऑफ द पीपल है, तुम उनसे आगे कैसे जाओ। तुम्हें ये सोचना है, तुम्हें ये फिगर्स को देखकर डरना नहीं है कि इतने सारे हैं कैसे हो जाएगा। मैं थोड़ी डर गई थी, बट फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ये फिगर से कुछ मैटर नहीं करता। अगर तुम पहले से डिसिप्लिन हो, मैंने जितनी भी तुम्हें मिस्टेक्स बोली कि ये तुम्हें नहीं करनी है, तो तुम प्लीज मत करना। अगर तुमने नहीं करी देन श्योरली यू विल बी अंडर 1 लाख, कि जो 1 लाख बच्चे जो अच्छे से मेहनत करते हैं आउट ऑफ दिस 25-26 लैक्स, तुम उनमें से एक बन जाओगे, एंड ऑब्वियसली तुम्हें फिर सीट मिल ही जाएगी। ठीक है, नाउ ऑल द बेस्ट टू यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, ऑल द बेस्ट।